हेलो नमस्कार। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की बात कर रहे थे और जो संवैधानिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, जो हमारा पिछला वीडियो था। तो हम लोग उसी वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, वीडियो बड़ा बन गया था, इसीलिए हम लोग दूसरा वीडियो इसके लिए बना रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आगे से 1813 का जो एक्ट है वहाँ से। इसको पढ़ने से पहले इसका जो एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो पढ़ लेते हैं। और क्योंकि ये वैसे मॉडर्न हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ एरिया में ये बता देता हूँ कि हुआ क्या एक्चुअल में, कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसमें जो कंट्रोल करने की और जो मोनोपोली का जो सिस्टम है वो क्या है। मतलब इसमें कुछ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के अन्य जो एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। तीन चीज की परमिशन थी, अफीम और चाय और चीन के साथ व्यापार। इसमें एकाधिकार इनका बना रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहाँ पर? भारत के क्षेत्र पर या इधर व्यापार में। बाकी जो मोनोपोली था वो खत्म कर दिए। कारण क्या है? क्योंकि ब्रिटेन की सरकार को अकेली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू या फिर टैक्स के रूप में पैसा नहीं देती है। ब्रिटेन के अंदर और अन्य जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी वर्ग हैं, वो भी देते हैं। तो उनकी डिमांड थी, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या था? अब इंडस्ट्री डली तो इंडस्ट्री हुई तो उनके लिए ट्रेड करने का जो माध्यम है वो ग्रोथ हुआ। अब उनको क्या चाहिए था? बड़ा मार्केट चाहिए। बड़ा मार्केट भारत, चाइना, ये इधर वाला जोन था, दक्षिण एशिया वाला। लेकिन जब इधर आओगे तो अब यहाँ वो व्यापार कर नहीं सकते, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकल अधिकार है यहाँ पर व्यापार करने का। और कंपनी ने इसको जो मोनोपोली सिस्टम है वो प्रदान कर रखा है। तो इस आधार पर तो वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, ग्रुप था, तो उन्होंने ब्रिटेन की जो सरकार है उससे कहा कि हमें अगर आप व्यापार करने की परमिशन नहीं देंगे तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे उतना। और ब्रिटेन की सरकार को क्या चाहिए था? टैक्स, क्योंकि सरकार किससे चलती है? टैक्स से। बिना टैक्स के सरकार चलती नहीं है। तो राजस्व के जो माध्यम थे, तो उनको पता था कि राजस्व तो बढ़ेगा और जरूरत थी, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो कहते हैं कि विश्व के मैक्सिमम एरिया पे अपना आधिपत्य रखता था। अब उसको पैसा तो चाहिए, सेना चाहिए, प्रशासन चाहिए, उनकी आय देनी होती है, तो सब कुछ के लिए पैसा चाहिए और वो पैसों की जरूरत। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिंगल देती है पैसा, तो दूसरे लोगों ने मना कर दिया। तो इस बेस के ऊपर उन्होंने क्या किया, तो कहा कि हमको भी भारत का जो मार्केट है या उधर का जो मार्केट है, हमको वहां पर व्यापार करने का परमिशन दो। इस आधार पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई सरकार के सामने, तब उन्होंने क्या किया, जो 1813 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए और इसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसके ऊपर जो मोनोपोली का जो कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त कर दिया, केवल 3-4 क्षेत्रों को छोड़ के। वो कौन से थे? जैसा कि मैंने बता दिया, एक चीन के साथ व्यापार, एक चाय के साथ व्यापार और एक अफीम का। इस वास्ते आप पढ़ोगे कभी चाइना के अंदर जो अफीम वॉर हुआ था, लेकिन कभी मॉडर्न हिस्ट्री में उसकी या फिर हिस्ट्री में उसकी बात करेंगे। अभी हम लोग पॉलिटिकल व्यू से ही चल रहे हैं, इसीलिए, नहीं तो बताने के लिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बस मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों, ऐसी घटना क्यों हुई जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो इसके कुछ क्षेत्रों को छोड़ के बाकी जो मोनोपोली थी वो खत्म कर दी। अब हम इसमें पढ़ते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून था। मुख्य प्रावधान क्या है? व्यापारिक एकाधिकार का अंत। जो व्यापारिक एकाधिकार था उसका अंत कर दिया। जो मोनोपोली थी उस कॉन्सेप्ट को क्या किया? खत्म किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, जिससे अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भी भारत के साथ व्यापार करने का क्या मिला? अवसर मिला।
चाय और चीन के साथ व्यापार, कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार पर 20 साल का एकाधिकार क्या किया, बना रहा। शिक्षा, भारत में पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न जो कल्चर एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन है और विज्ञान साइंस के प्रचार के लिए वार्षिक 1 लाख रुपए आवंटित किए। मिशनरियों को भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। संप्रभुता, अधिनियम ने ब्रिटिश ताज की संप्रभुता को कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर स्थापित किया। जहां जहां कंपनी ने अपना आधिपत्य क्षेत्र स्थापित कर रखा था, वहां कंपनी ने क्या, वो सरकार ने क्या किया, उस कंपनी के जो आधिपत्य क्षेत्र थे उन पर निगरानी रखी, कंट्रोल रखा वहां से। राजस्व, कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्रों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब हम लोग इसके बाद में, जैसे हम लोगों ने इसको पढ़ा, अब इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं, इसीलिए वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन से क्या होगा कि जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है किस ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा। किस ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया? ब्रिटिश संसद द्वारा। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया, बढ़ाया उसको? 20 वर्षों के लिए। 1813 के चार्टर अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति देना और ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता स्थापित करना। फिर है, इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया था या कुछ छूटें दी थी? एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ये देखिए, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार। अधिनियम ने भारत में शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा के प्रति कितने वर्ष, जो प्रति वर्ष कितनी राशि निर्धारित की थी? 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। यह प्रावधान शिक्षा के लिए 1 लाख का आवंटन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो भारतीयों के बीच साहित्य, वैज्ञानिक ज्ञान के उन्नयन और प्रोत्साहन के लिए किया गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में किसे धार्मिक प्रचार की अनुमति दी थी? ईसाई मिशनरियों को। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के भारतीय क्षेत्रों पर क्या स्थापित किया? तो ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता, संप्रभु अधिकार स्थापित की गई। 1813 के अधिनियम ने भारत में स्थानीय सरकारों को कौन सी शक्ति प्रदान की? व्यक्ति पर टैक्स लगने और भुगतान न करने वाले को दंडित करने की शक्ति। देखिए, व्यक्तियों पर कर लगाने और भुगतान न करने वालों को दंडित करने की शक्ति। इस अधिनियम के तहत कंपनी के वाणिज्यिक और क्षेत्रीय राजस्व खातों को कैसे रखा जाना था? अलग अलग खातों के रूप में वाणिज्यिक लेन देन और क्षेत्रीय राजस्व अलग रखने की बात हुई थी। 1813 के चार्टर अधिनियम के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 1813 में लॉर्ड मिंटो प्रथम। क्या इस अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियों में वृद्धि की थी? हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पर्यवेक्षण, सुपरविजन जिसको बोलते हैं, और निर्देशन की शक्तियां काफी बढ़ा दी, कोऑर्डिनेशन। इस अधिनियम ने कंपनी के शेयरधारकों के लिए लाभांश, डिविडेंड की दर कितनी निर्धारित की थी? तो 10.5% प्रति वर्ष। 1813 के अधिनियम को भारत में आधुनिकीकरण या पश्चिमीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम क्यों माना गया? क्योंकि इसने शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। क्या इस अधिनियम ने कलकत्ता में एक बिशप की नियुक्ति का भी प्रावधान किया? बिशप की, हाँ, कलकत्ता में एंग्लिकन चर्च के अधिकार क्षेत्र के लिए एक बिशप की नियुक्ति का प्रावधान किया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का तत्कालीन कारण क्या था? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण ब्रिटिश व्यापारियों को यूरोप में व्यापार में नुकसान हो रहा था, इसलिए वो भारत में व्यापार की अनुमति मांग रहे थे।
तो इस हिसाब से इसका एक जो पहले का जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो 1791 में फ्रांस और जो पोलैंड है वहां पर भी जो आधुनिक की जो क्या नाम बोलते हैं उसको संविधान जो है उसकी बात चर्चा चलती है उसकी। तो उस आधार पर आप देखते हो तो इसका प्रभाव जो है आगे जाकर देखने को मिलता है। क्या 1813 के अधिनियम ने भारत में कंपनी के क्षेत्रीय कब्जे को वैध ठहराया? इसने पहली बार ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और क्राउन की संप्रभुता को दोहराया। इस अधिनियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813। इस अधिनियम ने भारतीय साहित्य के पुनर्द्वार के लिए क्या प्रावधान किए? तो भारतीय साहित्य के पुनर्द्वार विकास के लिए प्रोत्साहन के लिए धन निर्धारित किया था। किस चार्टर अधिनियम ने पहली बार स्वीकार किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के अधीन है? तो 1813। ये आपके 20 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गए। अब करते हैं बात हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अठारह सौ तेरह का चार्टर अधिनियम, इसकी बात करते हैं हम लोग। 33 का चार्टर अधिनियम, जिसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। ध्यान रखिए इस बात का। ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया और उसके व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। एक तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया और उसको कहा कि आप केवल एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करिए। प्रमुख प्रावधान और विशेषताएं। भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के पद में चेंज कर दिया। इस नए पद के पास सभी नागरिक सैन्य मामलों के पूर्ण अधिकार थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल बने 1833 में। तो पहले लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल। और अब यहां पर देखिए आपको फिर यहां भारत का गवर्नर जनरल मिलता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार सहित सभी जो व्यापारिक अधिकार है वो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और कंपनी अब विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक और राजनीतिक निकाय बन गई और ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारत का प्रशासन करती थी। विधायी विकेंद्रीकरण, विधायी केंद्रीकरण। बंबई और मद्रास के राज्यपालों गवर्नरों से उनकी विधायी शक्तियां छीन ली गई और भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति दी गई। इन कानूनों को अधिनियम एक्ट कहा गया। सरकारी सेवाओं में भेदभाव विरोधी प्रावधान। अधिनियम ने क्या प्रावधान किया कि किसी भी भारतीयों को केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, रंग के आधार पर आरक्षण आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी पद, कार्यालय या फिर रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। जब आप इसको फंडामेंटल राइट में पढ़ते हो, धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र, इन सब के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। तो जब वो पढ़ोगे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये यहाँ कैसे रिलेवेंट हो रहा है, यहाँ से 1833 का। फिर है, हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, यहां लागू नहीं हो पाया। फिर है, दास प्रथा का उन्मूलन। इस अधिनियम ने भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और गवर्नर जनरल को निर्देश दिया कि वह दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। 1843 में भारत में दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। सेंट हेलेना द्वीप चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी।
सेंट हेलेना द्वीप का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्रों में प्रशासन के पूर्ण केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और इसने भारत में ब्रिटिश शासन के स्वरूप को मौलिक रूप से बदल दिया। अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन। अठारह के चार्टर एक्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सेंट हेलेना एक्ट 1833, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की किस भूमिका को समाप्त कर दिया? तो व्यापारिक कॉमर्शियल गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया और इसे एक विशुद्ध प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव निकाय बना दिया। इस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया? तो वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस अधिनियम ने विधायी शक्तियों का क्या किया? तो इसने क्या किया? इसका केंद्रीकरण किया, जिससे बंबई और मद्रास के गवर्नरों की कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो गई। गवर्नर जनरल की परिषद काउंसिल में किस सदस्य को शामिल किया गया? एक विधि सदस्य लॉ मेंबर को विधायी उद्देश्यों के लिए शामिल किया गया। प्रथम विधि सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य या चौथे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड मैकाले को पढ़ेंगे हम लोग। इस अधिनियम ने भारत में किसकी स्थापना का प्रावधान किया? तो भारतीय कानूनों के संहिताबद्ध कोडिफाई करने के लिए एक विधि आयोग लॉ कमीशन की स्थापना की गई या इसका प्रावधान किया। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड मैकाले। इस एक्ट ने कंपनी के चार्टर को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया? 20 ईयर। कंपनी का चीन के साथ व्यापार एकाधिकार कब समाप्त हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। कंपनी का 33 है, 1833 है, इसके बारे में बता देंगे एक बार। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और कंपनी का चाय के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब जो पहले व्यापारिक जो एकाधिकार था चाय चीन के साथ में, वो भी इनका क्या किया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल खत्म कर दिया यहां से। जो उनका एकाधिकार था, जो मोनोपोली कर रखी थी, वो खत्म हो गई। किस प्रावधान ने भारतीयों को प्रशासन में शामिल होने का अवसर दिया? अधिनियम की धारा 87 सेक्शन 87 में कहा गया, किसी भी भारतीयों को धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी पद, कार्यालय या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि इसको स्वीकार नहीं किया गया, इसको हटा दिया गया। क्या वास्तव में 1833 के अधिनियम द्वारा खुली सिविल सेवा भर्ती या प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई थी? नहीं। हालांकि इस अधिनियम में इसका प्रावधान था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका और खुली प्रतियोगिता 1853 के चार्टर एक्ट के बाद शुरू हुई। इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को क्या कहा जाने लगा? विनियमन, रेगुलेशंस कहा जाता। लेकिन 1833 के बाद इन्हें अधिनियम एक्ट्स कहा गया। पहले रेगुलेट करते थे, इसीलिए उसको रेगुलेशंस कहते थे। अब कानून बन रहे हैं वो, इसलिए इनको एक्ट्स कहा गया। इस अधिनियम ने भारत में यूरोपीय लोगों के लिए क्या बदलाव किया? इसने यूरोपीय लोगों को भारत में स्वतंत्र रूप से बसने, संपत्ति खरीदने की अनुमति दी, जिससे भारत का उपनिवेशीकरण कानून हो गया। इस अधिनियम ने दास प्रथा के संबंध में स्लेवरी का प्रावधान किया। इसने भारत में दास प्रथा की स्थिति को सुधारने, अंततः समाप्त करने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया। किस सिद्धांत के कारण कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुए? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उभरते मुक्त व्यापार के सिद्धांत के कारण, जैसा कि मैंने इसके बारे में पहले चर्चा की थी।
एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए एक समान प्रशासनिक संरचना बनाना और आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लागू करना। सेंट हेलेना द्वीप का नियंत्रण किसके पास चला गया? तो सेंट हेलेना द्वीप का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। यहां ये 1833 का खत्म होता है। हम पढ़ते हैं एक्ट ऑफ 1853 1853। 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, बात करते हैं। अठारह का जो चार्टर एक्ट आता है, इससे पहले कुछ घटनाएं होती है, इसका इंपैक्ट भी पड़ता है। 1849 तो ब्रिटेन में जो फाइनेंशियल है वो क्राइसिस होती है। फाइनेंशियल क्राइसिस, जो क्राइसिस है उसके प्रेशर की वजह से भी यहाँ पर जो गतिविधियां हैं वो अनकंट्रोल सिचुएशन में रहती है और यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उनको स्टेबल करना होता है। तो जब हम लोग इसमें पढ़े, वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर आते हैं, तो यही इसी के बाद में आते हैं। तो जो घटनाएं हैं इनसे रिलेटेड तो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम था। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मील का पत्थर था जिसने भारत में कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया और भविष्य में क्राउन के सीधे नियंत्रण का संकेत दिया। मुख्य प्रावधान और विशेषताएं। विधायी और कार्यकारी कार्यों, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कार्यों का पृथक्करण, दोनों को क्या किया गया, अलग किया गया कि विधायिका अलग होगी और कार्यपालिका अलग होगी। वैसे इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कानून बनाने वाली जो संस्था है और कार्यकारी जो प्रशासनिक है कार्यों को अलग कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना। विधायी कार्यों के लिए परिषद के 6 नए सदस्य जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद क्या गया कहा गया। इस नई विधान परिषद को भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाने लगा। इसे एक लघु संसद की तरह कार्य किया। स्थानीय प्रतिनिधित्व। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। बंगाल, मद्रास और बंबई और आगरा की स्थानीय सरकारों ने परिषद के 6 नए सदस्यों में से 4 को नामित किया। नए प्रांतों का निर्माण। प्रशासन की सुविधा के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नए प्रांतों या प्रेसिडेंसी बनाने का अधिकार दिया गया। निर्देशक मंडल की संख्या। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 सदस्यों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किया जाने लगा। खुली प्रतियोगिता प्रणाली। सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू की गई। इसने अनुबंधित सिविल सेवाओं को भारतीयों के लिए भी उपलब्ध कराया। इस संबंध में सुझाव देने के लिए 1854 में मेकाले समिति, भारतीय सिविल सेवा समिति की नियुक्ति की गई। कंपनी शासन की अवधि। पिछले चार्टर अधिनियमों के विपरीत इस अधिनियम ने कंपनी को भारतीय क्षेत्रों पर शासन बनाए रखने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की। इसका मतलब था कि ब्रिटिश संसद किसी भी समय कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है और जो भारत के अंदर जो ब्रिटिश कंपनी का जो शासन चल रहा था, जो व्यवस्था चल रही थी, उसको अपने अधीन में ले सकती है अपने नाम से। अब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 20 क्वेश्चन है इसके भी। 1853 का चार्टर अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया? तो यह है लॉर्ड डलहौजी। इस अधिनियम, मैंने बताया था कि 1853 का चार्टर अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी को।
तो ब्रिटेन की सरकार ने लॉर्ड डलहौजी को यहाँ पर भेजा था। मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी चर्चा करेंगे खुलकर, अभी देख लेते हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत के प्रशासन में सुधार लाना, कंपनी के शासन को पुनर्गठित करना और विधायी व कार्यकारी कार्यों को अलग करना। जो पहले बिखरा हुआ काम था उसको एक यूनिट में लेके आना, उसको प्रबंधित करना, उसका मैनेजमेंट करना उसका। देखिए क्या करता है। 1853 के चार्टर एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी, लेजिस्लेटिव और कार्यकारी एग्जीक्यूटिव कार्यों को क्या किया गया? अलग कर दिया गया। किस अधिनियम ने भारत में एक व्यवस्थित विधायी प्रक्रिया, सिस्टमेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस की नींव रखी? तो 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा स्थापित विधायी निकाय को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय विधान परिषद या मिनी पार्लियामेंट। गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों के रूप में कितने नए सदस्य जोड़े गए? 6 नए सदस्य, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। क्या 1853 के अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समय सीमा निर्धारित की थी? नहीं। पिछले अधिनियमों के विपरीत इसमें कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं, क्योंकि पहले 20-20 साल का गैप था और इसमें ऐसा नहीं किया गया। किस प्रावधान ने भारत में आधुनिक संसदीय प्रणाली, मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव रखी? विधायी और कार्यपालिक कार्यों को क्या किया गया? अलग किया गया। विधायी कार्य अलग और कार्यपालिका के कार्य अलग हो गए। और विधान परिषद का गठन, जो एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में कार्य करता है। इस अधिनियम ने सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की? खुली प्रतियोगिता परीक्षा, जिससे सिफारिश के आधार पर नौकरी देने की प्रथा समाप्त हो गई। क्या सिविल सेवा परीक्षा का प्रावधान भारतीयों के लिए खोला गया? हाँ। सिविल सेवा अब सैद्धांतिक रूप से भारतीयों के लिए खुली थी। सिविल सेवाओं पर मैकाले समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1854। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय विधान परिषदों में किस प्रकार का प्रतिनिधित्व पेश किया? स्थानीय, लोकल रिप्रेजेंटेशन। विधान परिषद के 4 स्थानीय सदस्य किन स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाने थे? बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा। 1853 के अधिनियम में किस अधिकारी को बंगाल के प्रशासनिक कार्यों से मुक्त कर दिया? तो भारत के गवर्नर जनरल को। बंगाल के प्रशासन के लिए किस नए पद का सृजन किया? तो यहां बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किसके भरोसे जारी रहा? तो ब्रिटिश क्राउन या महारानी के विश्वास पर। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने क्या संकेत दिया कि भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कभी भी लिया जा सकता है। क्या इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? नहीं। व्यापारिक एकाधिकार को 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहले ही समाप्त कर दिया था। इस अधिनियम की आलोचना का एक मुख्य बिंदु क्या है? विधायी परिषद में भारतीयों के लिए कोई वास्तविक प्रतिनिधित्व या कार्यकारी सदस्यता का प्रावधान नहीं था। 1853 के अधिनियम के बाद अगला महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था और वह कब आया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858, जो 1857 के विद्रोह के बाद आया और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। आता है एक्ट ऑफ 1858। अब हम लोग बात करते हैं 1858, क्योंकि 1858 को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो क्राउन है इसका शासन यहाँ से स्टार्ट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका शासन खत्म हो गया, कंपनी का शासन यहाँ खत्म होता है और यहाँ से जो क्राउन है, ताज का शासन जिसको बोला जाता है, वो चलता है आज़ादी तक। तो इस हिसाब से हम इसके बारे में
नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वीडियो है तो इसमें हम लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं, साथ में मैं आपको समझा भी रहा हूँ, और साथ में जितनी ज़रूरत है उतना ही हम लोग मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग जो कंटेंट था उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। और इसका बेनिफिट ये होगा कि हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे तो कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग वन थ्योरी से पढ़ सकते हैं। तो चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, बैक टू बैक याद करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक एक जो यूनिट है वो जब हमारा रेडी होगा और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसका रोल जो है और रिजल्ट है वो एग्जाम में दिखेगा। इसीलिए मैंने ऐसा किया। और इसके बाद में जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके कंप्लीट सभी को एक साथ इकट्ठा करके फिर इनके अलग से क्वेश्चंस बना कर देंगे जो यहाँ से मिलेंगे आपको। इसके अलावा फिर जो टेस्ट होगा ओरिजिनल, जो पूरा सेपरेट टेस्ट मिलता है, वो आपको मेरी एकेडमी पे मिलेगा। इस हिसाब से आप अपना जो समय है जब वीडियो में दे रहे हैं तो इसका लाभ उठाइए, ऐसा है। ठीक है, थैंक यू।